नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग पिछले कई दिनों से केमिस्ट्री सेकंड को शुरू किए हुए हैं क्लास 12 के लिए। दोस्तों बता दें कि हम लोग केमिस्ट्री किस सेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो 2022-23 हमारा सेशन होगा और इसमें जितनी भी चीजें सिलेबस से जुड़ी हुई हैं उनको हम यहाँ पर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो यूनिट पढ़ रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 है और उसका नाम क्या है, तो सॉल्यूशंस आपको अच्छे से मालूम होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 चल रहा है जिसका नाम है विलेन या सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग अलग अलग तरह के कॉन्सेप्ट जो कि विलेन से संबंधित होते हैं उनको हम लोग पढ़ चुके हैं। दोस्तों बता दें कि विलेन कितने तरह का होता है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर होती है सॉल्यूशन की, उनको हम बता चुके हैं पिछली वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो नंबर 5 है और पार्ट नंबर 5वां है आज का, और इसके पहले लगभग 4 वीडियो गई हुई है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, एंड में मिल जाएगा, या तो फिर आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जिसमें आपको सभी वीडियोज हमारे मिल जाएंगे और उसमें जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको अच्छे से डिफाइन किया गया उसमें, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे, जैसे कि देखिए जो विलेन होता है ना, कोई भी विलेन होता है तो उसकी एक अपनी कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, अब उस कंसंट्रेशन को हम लोग कभी ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, कभी मोलरता के पदों में व्यक्त करते हैं, कभी मोललता, कभी नॉर्मलता, कभी मोल प्रभाज के पदों में व्यक्त करते हैं। उसके बाद भी कभी भार प्रतिशतता आ जाती है, कभी आयतन प्रतिशतता आ जाती है, कभी और भी चीजें आ जाती हैं। तो उनसे रिलेटेड चीजों को समझाया गया है अच्छे तरीके से पिछली वीडियो में, और उनसे संबंधित जो फार्मूले होते हैं उनको भी आपके सामने रखा गया है। दोस्तों आज उन्हीं फार्मूलों का सहायता लेते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये क्वेश्चन कहाँ का है, आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो केमिस्ट्री है एनसीईआरटी पैटर्न पर बेस्ड है, उसमें का ये 2.1 वाला क्वेश्चन नंबर है, उसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों फिर से आपका एक बार हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को सिखाते हैं, कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल, यानी कि इसका फार्मूला होता है C2H6O2। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, एथिलीन ग्लाइकॉल का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एथिलीन ग्लाइकॉल के 20% भारानुसार जो कि दिया गया है, भारानुसार विलयन में एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, और बाद में दिया गया है कार्बन का 12, ये क्या दिया हुआ मैं आपको बता चुका हूं, आज भी बताऊंगा। हाइड्रोजन का 1 नंबर दिया गया, ऑक्सीजन का 16 नंबर दिया गया है। इसका मतलब है कि इस फार्मूले में जो जितनी बार है ना उसको कैसे रखेंगे, मतलब इसमें कार्बन 2 बार है तो 1 कार्बन का 12 होता है, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का कितना होता है, उन सभी को आप रखेंगे ना तो इसका अणुभार मिल जाएगा आपको। आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं उसे, मोलर मास कहते हैं। दोस्तों ये मोलर मास क्यों आवश्यक है, देखिए जब आप मोल प्रभाज निकालते हैं ना, मोल प्रभाज आपको बताया हूं, अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे तो आपको आ रहा होगा मोल प्रभाज कैसे निकलता है। इसका फार्मूला थोड़ा सा देखिए, मोल प्रभाज को एक साइन हम लोग डिनोट करते हैं। देखिए ये साइन होती है, ये मोल प्रभाज होता है। ठीक है, और ये मोल प्रभाज निकालने के लिए आपको सॉल्यूट का मोल प्रभाज चाहिए। किसका चाहिए, सॉल्यूट का मोल प्रभाज चाहिए, और प्लस सॉल्वेंट का भी मोल प्रभाज चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यक्स करके सॉल्वेंट। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर दोनों का हमको यहाँ पे मोल प्रभाज निकालना होगा, यानी कि सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों का जब मोल प्रभाज हम ऐड करेंगे तो हमको पूरे सॉल्यूशन का मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको जानना होगा कि इसमें सॉल्यूट कौन है, सॉल्यूशन कौन है। मतलब इस क्वेश्चन को देखिए और इसमें कौन विलेय है यानी कि सॉल्यूट और कौन विलायक है यानी कि सॉल्वेंट, उन दोनों को पहचानना है। और जब दोनों को पहचान लेंगे तब आप मोल प्रभाज निकाल पाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर दिया गया है एथिलीन ग्लाइकॉल के 20% विलेन। ठीक है, 20% का विलेन है और उसमें विलेन अगर है तो 2 चीज होगा, एक विलेय होगा और एक विलायक होगा। ठीक है, अब जो विलेय होगा ना उसके मोलों की संख्या आपको चाहिए और जो विलायक है उसके मोलों की संख्या चाहिए। दोनों के मोलों की संख्या रहेगी तब आप किसी एक घटक के मोल प्रभाज को निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको चाहिए विलेय। विलेय मतलब सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, यहाँ पर देखिए सॉल्यूट कौन है, C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल है। और इसका आपको भार चाहिए सबसे पहले। चलिए बेसिक तरीके से हम लोग लिखते हैं, भार चाहिए, सबसे पहले भार चाहिए। भाई दिख रहा होगा, आशा करते हैं दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए नहीं दिखेगा तो सुन लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा फिर लिख सकते हैं आप। ठीक है, देखिए विलेय यानी कि C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल, उसका भार आपको चाहिए, सबसे पहले चाहिए। नहीं मिल रहा है ना, क्वेश्चन में दिया गया है क्या, नहीं दिया है, नहीं दिया तो रुक जाइए थोड़ा सा, अभी आपको मिल जाएगा।
अभी नहीं दिया इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी उसको हम लोग समझेंगे, समझने के बाद लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए विलेय का भार चाहिए, फिर विलेय यानी कि इसी C2H6O2 का अणुभार चाहिए, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, ठीक है, आणविक द्रव्यमान ये भी चाहिए आपको। तो ये आप निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए इस फार्मूले से, यही फार्मूला है ना, C2H6O2। इसमें कौन कितनी बार है? देखिए 2 बार कार्बन है, तो 1 बार कार्बन का 12 होता है, 2 बार कार्बन का कितना हो जाएगा? 24, प्लस 1 हाइड्रोजन का 6 होता है, सॉरी 1 होता है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, 6 जोड़ दीजिए। 1 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32, तो यहाँ पर 32 लिख देंगे और ये टोटल ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए 24 6 30 और 30 60 और 2 62, 62 आपका हो जाता है। यही क्या है? यही है विलेय का अणुभार। और हमेशा याद रखिए ये अणुभार निकालना अगर रहेगा ना, आपको हर क्वेश्चन में यहाँ पे अणुभार निकालना, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही अणुभार निकलेगा जैसे हम लोग यहाँ पे निकाले। तो कितना आ गया? 62। भार का पता है? नहीं पता है। तो जो भारानुसार देता है, जैसे देखिए दे दिया भारानुसार, मैं आपको समझाता हूँ भारानुसार कितना परसेंट है? 20% है, ठीक है। 20%, 20% का मतलब दोस्तों क्या होता है? 20%, सेंट मतलब 100 होता है, 20 ऊपर होगा 100 नीचे होगा। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब इसमें जो देखिए 20 भाग है, 100 भाग है, और इसका मतलब आप जान लीजिए 20%, सेंट मतलब 100, 100 भाग पूरा विलयन था, 100 भाग पूरा विलयन था। और उसमें जो ये 20 है ना, ये कम है, 100 में इतना विलेय है, ठीक है। विलेय, विलेय यहाँ पर कौन है? देखिए जो कम रहता है ना वही विलेय होता है। तो यहाँ पर किसका 20% है? एथिलीन ग्लाइकॉल के 20%, मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल का 20% है। तो ये 20 भाग किसका हुआ? विलेय का हुआ। और ये 100 भाग किसका हुआ? पूरे विलयन का हुआ, मतलब सॉल्यूशन का हुआ, ठीक है। और 100 में से 20 भाग विलेय है, तो जो बचा वो कौन होगा? विलायक होगा, ठीक है। तो 80 भाग कौन बच गया? विलायक हो गया, मतलब सॉल्वेंट हो गया। कौन हो गया दोस्तों? सॉल्वेंट। अच्छे से समझ लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो न्यूमेरिकल आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, चूंकि ये भारानुसार, भारानुसार मतलब वेट, वेट मतलब डब्लू, डब्लू मतलब किस में नापा जाएगा? ग्राम में। तो 20 ग्राम, 20 ग्राम कौन हो गया? विलेय हो गया। तो विलेय का भार कितना आया? 20 ग्राम। समझ रहे होंगे, ठीक है। देखिए विलेय का भार आ गया, विलेय का अणुभार आ गया। अब आ जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। क्या आ जाएगी दोस्तों? विलेय के नंबर ऑफ मोल्स या मोलों की संख्या। ये संख्या कैसे निकलती है? मोलों की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, फार्मूला होता है, आज भी बताऊंगा। देखिए होता है भार अपान अणुभार, मतलब वेट अपान मोलर मास कह सकते हैं, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, या फिर वेट अपान मोलर मास कह सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल गया मोलर मास कितना है? 62 है। यहाँ पे भार कितना आपका? 20 ग्राम। और ये अणुभार मोलर मास कितना आ गया? मॉलिक्यूलर वेट कितना आया? 62। ये आप निकालेंगे, जो भी आएगा आपका आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरी बात है कि ये आपकी मोलों की संख्या तो आ गई, तो क्या इससे आप मोल प्रभाज निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए विलायक के भी मोलों की संख्या चाहिए। तो अब विलायक के मोलों की संख्या चाहिए, तो अब विलायक का भी भार लेना पड़ेगा, फिर अणुभार लेना पड़ेगा, फिर भार बटे अणुभार करेंगे, तो मोलों की संख्या आ जाएगी किसके? विलायक के। तो जब विलायक की मोलों की संख्या आ जाएगी और विलेय का भी रहेगा, तब आप किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। देखिए चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक छोटे से निवेदन करूंगा, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, तब आपको सारे कॉन्सेप्ट जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसानी से समझ में आने वाले हैं। और आगे भी हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, बस आप धीरज बना करके चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग निकालने जा रहे थे विलायक के मोलों की संख्या, जिसके लिए आपको चाहिए विलायक का भार। तो आइए देखते हैं विलायक का भार। अब यहाँ पे एक चीज और है, आपको पता कैसे चलेगा कि विलायक कौन है? यहाँ पर तो आपको कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे तो आपको क्वेश्चन देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि विलेय कौन है, विलायक कौन है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको समझना होगा। देखिए एक चीज, यहाँ पर 20% दिया है एथिलीन ग्लाइकॉल का, 20%। इसका मतलब जो 20 है ना वो किसका है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। यहाँ पे कह रहा है के, मतलब उसी का है। तो 20 भाग कौन है? एथिलीन ग्लाइकॉल। इसका मतलब 100 में से 20 भाग एथिलीन ग्लाइकॉल का था, ये हो गया विलेय। और अब 100 में से 20 निकालने के बाद जो 80 बचा वो है विलायक।
तो यहाँ पर किसी विलायक का नाम नहीं लिया है। तो जब किसी विलायक का नाम नहीं लेगा तब वहाँ पे हम किसको समझेंगे, जल समझेंगे, जल। तो वो विलायक कौन हो जाएगा, विलायक कौन हो जाएगा, जल हो जाएगा। मतलब ये समझेंगे कि एथिलीन ग्लाइकॉल के 20 ग्राम को 80 ग्राम जल में घोला गया है, ठीक है, इस तरह समझेंगे। तो आइए देखिए, अभी देखिए क्या हो जाएगा, विलायक का भार कितना आ जाएगा, 80 ग्राम, ठीक है। और विलायक जल है तो जल मतलब H2O, और H2O है तो H2O का अणुभार कितना आ जाएगा, 2 या 6, 1 हो जाएगा, उसका 2 हो जाएगा, और एक ऑक्सीजन रहेगा 16, 16 2 18 हो जाएगा। मतलब विलायक का भार आ गया आपका 80 ग्राम, ठीक है। विलायक माने हैं H2O, तो H2O का अणुभार क्या आ जाएगा दोस्तों, मोलर मास कितना आ जाएगा, तो 2 या 6 और एक ऑक्सीजन है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 2 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, जल का या विलायक का क्या, मोलों की संख्या। तो देखिए H2O के मोलों की संख्या दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को यन से दिखाते हैं, स्मॉल यन से, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स किससे दिखाते हैं, यन से, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ मोल होता है, ठीक है। तो ये देखिए मोलों की संख्या किसका, H2O मतलब विलायक का। तो क्या करेंगे, भार अपान अणुभार, वेट अपान मोलर मास। तो वेट कितना है 80, मोलर मास कितना है 18। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा आपका आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या ये आपका आंसर है, क्या ये मोल प्रभाज का आंसर है, नहीं। तो मोल प्रभाज के आंसर के लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा इधर जगह बनाना होगा। सबसे पहले देखिए शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। अगर आपको एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज चाहिए तो मोल प्रभाज को इससे दिखाते हैं, ठीक है। और किसका, C2H6O2 का, ये इसको क्या पढ़ रहे हैं, ये मोल प्रभाज की चिन्ह है, साइन है, और ये एथिलीन ग्लाइकॉल। तो ये हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ तक क्या पढ़ेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज। इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए एथिलीन ग्लाइकॉल का मोल प्रभाज अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले इसके मोलों की संख्या, चूंकि मोलों की संख्या को यन से दिखाते हैं, स्मॉल यन से, ठीक है। और किसके, तो C2H6O2, ये हो गया। इसको क्या पढ़ेंगे आप, C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। और नीचे क्या करेंगे, नीचे भी वही रखेंगे, C2H6O2 के मोलों की संख्या, और प्लस इनके साथ जो और है, मतलब जिनके साथ ये मिलकर विलेन बनाया ना, उसके भी मोलों की संख्या यही रखेंगे। तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, इनको हटाइए, थोड़ा सा साइड करिए यहाँ से। अब यहाँ पे कैपिटल एन करेंगे, क्योंकि विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन से दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं, क्योंकि विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, मतलब बड़ी मात्रा होती है, इसलिए बड़े अक्षर एन से दिखाएंगे किसके मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे H2O था, तो ये हो गया H2O के मोलों की संख्या, मतलब जल के मोलों की संख्या या विलायक के मोलों की संख्या, ये एथिलीन ग्लाइकॉल के मोलों की संख्या। सबकी वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे मिटाते हैं। देखिए इसके मोलों की संख्या कितनी है, यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी, विलायक के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, मतलब 20 अपान, ये देखिए इधर ही है, ठीक है, मतलब 20/62, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी वही वैल्यू रखेंगे, 20/62 रखेंगे, और प्लस कर देंगे यहाँ पे H2O की वैल्यू कितने हो जाएगी, 80/18, ठीक है। तो ये वैल्यू। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कलाकारी आपको करना पड़ेगा। अगर आप बचपन में पढ़े हैं LCM SCF, तो आपको यहाँ पे जब दो अंश हर, मतलब कि दो भिन्नों को जोड़ना है, यहाँ पे हरों का क्या लेना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने के बाद इनसे एलसीएम में डिवाइड करना होगा, जितना आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे एलसीएम में डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे भी अंश अपान हर हो जाएगा, मतलब भिन्न बनेगी। तो सबसे ऊपर वाले का सबसे नीचे, बीच वाले का बीच में जब करेंगे मल्टीप्लाई, तब उसके बाद जो रेशियो बनेगा, रेशियो को जब फाइनलाइज करेंगे तब आपको आंसर मिलेगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, आप कर लीजिएगा थोड़ा सा सॉल्व। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आती हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आ जाएगा आपका वैल्यू लिखता हूँ 0.322, ठीक है। ये आ जाएगा 20/62 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मिलेगा क्या आपको, नीचे आएगा 0.322 प्लस 4.444, ठीक है, इतना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.068, ये आपका आंसर आ जाएगा। और इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, आप यूनिट ऐसे लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चूंकि मोलों की संख्या ऊपर है, मोलों की संख्या नीचे है, कट जाएगा तो कोई यूनिट नहीं बचेगी, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा कितना, 0.068। अब सुनिए, पूरे विलेन का जो मोल प्रभाज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, उसका वैल्यू होती है, उसका मान होता है 1, ठीक है, 1 होता है। अब अगर इस 1 में से अगर आप इतना घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो दूसरा घटेगा ना, उसका मोल प्रभाज आपको ऐसे ही मिल जाएगा बिना सॉल्व किए। अगर आपको नहीं
इस तरह समझना है, करना ही है, तब आप उस तरह से करेंगे। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक की मोलों की संख्या बटे विलायक की मोलों की संख्या प्लस विलय की मोलों की संख्या, दोनों के यहाँ रखेंगे। ऊपर वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4.444 ऊपर हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4.444 हो जाएगा प्लस 0.322 करेंगे तो फिर वैल्यू आएगी कितनी, जो एक में से इतना घटाने के बाद आएगी, वही आपका क्या हो जाएगा, मोल प्रभाज हो जाएगा, किसका, विलायक का। तो दोस्तों दो चीजें यहाँ पे आपको मिल गई हैं, ये किसका है, ये C2H6O2 का मोल प्रभाज है जो कि इतना है। तो आप कह सकते हैं आंसर में कि एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज की संख्या या मोल प्रभाज कितना है, 0.068 है। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है। तो चलिए आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों, लेकिन समय लगेगा, लेकिन ज़िंदगी में एक बार समय दीजिए और उसके बाद जीवन भर के लिए सीख लीजिए कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा और सस्ता साधन कोई और नहीं हो सकता। आइए दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन होगा 2.2, वो भी आपकी किताब का एक्सरसाइज है। आइए चलते हैं आगे। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन कौन सा है, प्रश्न नंबर 2.2 का है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा होगा 2.2 का, ये भी आपकी किताब की एक्सरसाइज है। तो दोस्तों देखिए, इसमें पूछा गया है किसी विलेन के 450 ml आयतन में 5 ग्राम कास्टिक सोडा विलीन है। विलीन मतलब घुला हुआ है। ठीक है, विलीन मतलब घुला हुआ है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज है, बदल सकती है, कुछ भी और कह सकता है। ठीक है, देखिए विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, मतलब क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में मैं थोड़ा सा ट्रांसलेट किया हुआ हूं, तो थोड़ा सा एरर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का सेंस यही है। देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आपको, देखिए कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको विलय पहचानना है, सॉल्यूट, उसमें सॉल्यूट को पहचानना है, सॉल्यूट क्या है। ठीक है, और सॉल्यूट पहचानने के बाद आपको तुरंत सॉल्वेंट पहचानना है या फिर पूरे सॉल्यूशन को पहचानना है। मतलब कि जो विलय होगा ना, उसकी मात्रा आपको चाहिए, विलय का भार चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए। ठीक है, तो पहले पहचानिए विलय कौन है और विलय कौन है, उसका फार्मूला क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो किसी विलयन के 450 ml आयतन में, मतलब ये बना हुआ है, जब विलयन बन गया तब उसका आयतन कितना था, 450 ml है। और जब आयतन ml में होता है तो वहां पे 1000 से गुणा करने का प्रोसीजर भी लागू करना पड़ता है। ठीक है, उसको आपको बताया जा चुका है, याद रखिएगा। किसी विलयन के 450 ml आयतन में 5 ग्राम कास्टिक सोडा विलीन है, मतलब घुला है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि विलय कौन है, जो कम होता है। 5 ग्राम कम है कि 450 ml कम है, आपको मालूम होगा 5 ग्राम कम है, जो कम होता है वही क्या है, विलय होता है। और विलय यहाँ पे कौन घुला है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है मैं बता देता हूँ, NaOH। और देखिए जरूरी नहीं कि ये हर जगह आपको फार्मूला दिया हो, कहीं पे फार्मूला ऐसे भी कह सकता है डायरेक्ट कि कास्टिक सोडा है, सोडियम एसीटेट है, या फिर एथेनोइक एसिड है, या फिर एथिल एल्कोहल है, या फिर ईथर है, इस तरह से कह सकता है डायरेक्ट। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इसका फार्मूला क्या होता है, क्योंकि आप 12 में हैं, तो 12 में हैं तो आपसे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप नाम सुन करके उसका फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, बना सकते हैं फार्मूला, और उस फार्मूले के आधार पर उसका अणुभार भी निकाल सकते हैं, यानी कि आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन में जो दिया है उसको पहले नोट करेंगे, उसके बाद क्या पूछा उसकी तरफ चलेंगे। देखिए सबसे पहले हमको मिल गया है कास्टिक सोडा विलीन है, मतलब घुला है, विलय है। विलय कौन है, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, मतलब विलयन क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, देखिए विलेय, हमारा विलेय कौन है, तो विलेय है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH का भार। भार को किससे दिखाते हैं, W से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेट ऑफ NaOH, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने मन में रखिए या फिर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भार कितना दिया है, 5 ग्राम दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए विलय, इसी का अणुभार आपको निकालना है, या आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आणविक द्रव्यमान किसका, उसी का। तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखिए इसको लिख सकते हैं m ऑफ NaOH। ठीक है, मोलर मास ऑफ NaOH, इसको लिख सकते हैं। एक बार Na है, ठीक है, एक बार ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को ऐसे लिख देते हैं, नहीं तो 10 मालूम होगा। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन है तो एक Na का 23 होता है, याद रखिएगा पूरा। अब आपको जिंदगी भर याद रखना जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। सोडियम का परमाणु भार होता है 13, कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार है तो सॉरी, सोडियम का परमाणु भार होता है 23, एक बार है तो एक बार का 23 ही होगा। और यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का हमेशा होता है 16, याद रखिएगा क्या है ये, परमाणु भार है। एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो देखिए 23, 16, 1, 17 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आपको विलय का भार मिला, आणविक द्रव्यमान मिला, मतलब अणुभार मिला। तो अब आपको क्या चाहिए, विलयन का आयतन चाहिए। क्या चाहिए, विलयन का आयतन। अगर ये भी मिल गया तो आप इकट्ठे निकाल सकते हैं।
इसको दिखाते हैं, वॉल्यूम होता है V से दिखाते हैं, ठीक है। ये है कितना है 450 ml, ठीक है, मिलीलीटर, ठीक है। चलिए अब देखिए आपके फार्मूला की बात अगर करें, मोलरता का फार्मूला होता है, इसको कैपिटल M से दिखाते हैं, फार्मूला होता है विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार, विलेय कौन है, उसी का भार रखना है, ठीक है। और विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार, और फिर गुणा क्या होता है, यहाँ पे होता है विलयन का आयतन, विलयन का आयतन हो जाएगा आपका। और अगर ये आयतन ml में दिया रहता है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसलिए कि वह जो मिलीलीटर है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विलेय का भार आपको दिया है कितना, 5 ग्राम, भार कितना है 5 ग्राम। ये देखिए अणुभार, आणविक द्रव्यमान या अणुभार कितना आ गया 40 आ गया, गुणे विलयन का आयतन कितना है 450 ml, और ऊपर कितना चला जाएगा 1000 चला जाएगा, ठीक है। आप इसको काट देंगे, सब काटने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आंसर मिल जाएगा दोस्तों 0.278, ये इसको काटने के बाद आंसर मिलेगा। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे हम लोग, मोल, क्योंकि जब भार अणुभार रखेंगे ना, भार बटे अणुभार, तो ये मोल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आयतन आपका नीचे रह जाएगा, तो ऊपर मोल नीचे आयतन, तो मोल लीटर यूनिवर्स कर सकते हैं या मोल प्रति लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और उस क्वेश्चन में आपको निकालना है मोललता। तो सबसे अच्छी बात है कि अब हम लोग मोललता के बारे में सीखेंगे, तो कोई नया चीज नहीं है। मोललता में एक चीज चेंज होता है जो कि आप जानते हैं, मोललता में यहाँ पर स्मॉल m आ जाएगा, ठीक है, स्मॉल m आ जाएगा, यहाँ पे विलेय का भार ही रहेगा, वही रहेगा, वही अणुभार भी रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो विलयन का आयतन लिख रहे हैं ना, वहाँ पे विलायक की मात्रा होती है, विलायक की मात्रा होती है, और उस विलायक की मात्रा को हमेशा ग्राम में लिया जाता है। ग्राम में अगर नहीं लेंगे ना तो जो आपको क्वेश्चन मिलेगा उसमें अक्सर ग्राम में दिया रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ग्राम में ही मिलेगा, ज़्यादा चांस है। किलोग्राम में मिला तो बल्ले बल्ले तब 1000 से गुणा नहीं करेंगे, लेकिन अगर ग्राम में दिया है तो आपको 1000 से गुणा करना पड़ेगा ताकि वो ग्राम आपको किलोग्राम में बदल जाए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों एक काम और करिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ आगे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।